मेरा नाम नीतीश है। मैं मुंबई में रहता हूं, लेकिन मेरा काम मुंबई से दूर अंदरूनी महाराष्ट्र के रूट पर बस चलाना है। मेरी उम्र 40 साल है और मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल सड़कों पर गुजारे हैं। मैंने कई तरह के यात्री देखे हैं, कई तरह के मौसम और कई तरह की सड़कें। मुझे लगता था कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, लेकिन वह रात मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा। ये कहानी पिछले साल नवंबर की है। मुझे मलवानी, एक छोटा सा गांव से मुंबई तक की रात वाली ड्यूटी मिली थी। ये रूट लगभग 350 किलोमीटर का है और ज्यादातर सफर घने जंगल और सुनसान हाईवे से गुजरता है। मेरी बस, जिसका नंबर AMH 12AB 4567 था, एक पुरानी लाल रंग की सरकारी बस थी। उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा थी। उस बस का इंजन अक्सर आवाज करता था और खिड़कियां रात में बहुत हिलती थीं, लेकिन मैं उसे चलाकर अभ्यस्त हो गया था। रात के 11:30 पर मैंने मलवानी बस स्टैंड से बस स्टार्ट की। मेरे साथ कंडक्टर मंगेश था। बस में सिर्फ 5-6 यात्री थे, एक बुजुर्ग जोड़ा, एक नौजवान और 1-2 और लोग। मैंने हमेशा माना है कि रात की ड्राइव शांत होती है, बस आपको अपनी हेडलाइट्स पर ध्यान देना होता है। बस मुंबई की तरफ चल पड़ी। शुरुआत में मैं गाना सुन रहा था। बस धीरे धीरे हाईवे पर आ गई और मैंने रफ्तार बढ़ा दी। चारों तरफ घना अंधेरा था। करीब 12:45 हम भीमा शंकर के जंगल वाले इलाके से गुजर रहे थे। यह इलाका अपनी सुनसान सड़कों और खतरनाक मोड़ों के लिए जाना जाता है। मंगेश सो रहा था, मैं कॉफी पी रहा था। तभी मेरी हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के ठीक बीच में कुछ दिखाई दिया। यह एक सफेद रंग की चीज थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। बस एक जोरदार छर्रर की आवाज के साथ रुक गई। मंगेश हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ नीतीश भाई? मैंने शीशे से बाहर घूरते हुए कहा। सड़क पर कोई है। मेरी हेडलाइट्स की तेज रोशनी में मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने पूरी तरह से सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वह बस की तरफ पीठ करके खड़ी थी। मंगेश ने कहा, अरे कौन होगी इतनी रात को? कोई गांव की औरत होगी, शायद लिफ्ट मांग रही हो। हॉर्न मारो। मैंने हॉर्न मारा, लंबा और तेज, लेकिन वह औरत हिली तक नहीं। वह बस वहीं खड़ी रही, जैसे उसने आवाज सुनी ही ना हो। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा, क्या नाटक है ये? मैंने बस का दरवाजा खोला और उतरने की तैयारी की। मैं देखता हूं। मंगेश ने मेरा हाथ पकड़ा। रहने दो भाई, अजीब जगह है, इसे इग्नोर करके आगे बढ़ो। इग्नोर कैसे करूं? उसे कुचल दूं क्या? मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। जैसे ही मेरे पैर ठंडी डामर की सड़क पर पड़े, मुझे एक अजीब सी महक आई। ये महक मिट्टी या धूल की नहीं थी। ये सड़ी हुई चीज, जैसे बासी खराब मांस की महक थी। मैं बस के सामने गया और जोर से बोला, ए बहन जी, हट जाओ यहां से, देखो बस आ रही है। जैसे ही मैंने यह कहा, वह औरत बहुत धीरे से मुड़ी। जब उसने मेरी तरफ मुंह किया तो मेरी सांस अटक गई। वह औरत नहीं थी। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। उसकी आंखें नीचे को ढंसी हुई थीं और होंठ फटे हुए थे। उसके मुंह से, जिसे उसने खोलने की कोशिश की, एक अजीब सी काली चीज टपक रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या डर नहीं था। वह बस एक लंबी चौड़ी मुस्कान दे रही थी। वह मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे वह कह रही हो, तुम आ गए, अब तुम फंस गए। मैंने एक कदम पीछे लिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, ये इंसान नहीं है। मैं तुरंत वापस बस की तरफ भागा। मैंने दरवाजा खोला, अंदर कूद गया और तेजी से दरवाजा बंद किया। क्या हुआ नीतीश भाई? मंगेश ने देखा कि मैं पसीने से भीगा हुआ हूं। मैंने बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, मंगेश, ये जोकर नहीं है, यह हमें नहीं छोड़ेगी। तभी खिड़की के शीशे पर, मेरी ही तरफ वाली खिड़की पर थक की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे किसी ने उंगली से टैप किया हो। मैंने डरते डरते शीशे से देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरे कान के पास, जहां खिड़की का शीशा था, मैंने एक पतली दबी हुई आवाज सुनी, अकेले क्यों आए? आवाज इतनी नजदीक थी
कि मुझे लगा जैसे वह बस के अंदर ही है। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली और फिर से बाहर देखा। वह सफेद साड़ी वाली औरत अब बस के सामने नहीं थी। वह मेरी तरफ वाली खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी और वह मुझे घूर रही थी। उस भयानक फटे हुए मुंह से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने बिना कुछ सोचे एक्सीलरेटर पर पैर रखा और बस को पूरी रफ्तार से भगा दिया। बस चीख उठी और आगे बढ़ी। मैंने पीछे शीशे में देखा। वह औरत वहीं खड़ी थी और जैसे ही बस तेज हुई उसने एक लंबी भयानक चीख मारी। वही चीख जो आदमी का दिल फाड़ दे। चीख की आवाज में मैंने महसूस किया कि बस में बैठे यात्री जाग गए थे और घबरा रहे थे। क्या हुआ? क्या हुआ? यात्रियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने बस को तेज दौड़ाया, अपनी नजरों को सिर्फ सामने सड़क पर टिकाए रखा। मैंने मंगेश से कहा, किसी को मत बताना कि मैंने क्या देखा, बस कह देना इंजन गर्म हो गया था। लेकिन अब यह सिर्फ एक औरत की बात नहीं थी। यह एक बस, एक रात और एक बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत थी। मैंने एक्सीलरेटर को दबाए रखा। बस हवा से बात कर रही थी। मैं जानता था कि इस रफ्तार पर ब्रेक लगाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रुकने का तो सवाल ही नहीं था। वह सफेद औरत, उसकी भयानक मुस्कान और खिड़की पर उसकी ठंडी सांसें, उस दृश्य ने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया था। बस के अंदर यात्री चिल्ला रहे थे, क्या हुआ ड्राइवर साहब, क्या हो गया? बस को इतना तेज क्यों चला रहे हो? कंडक्टर मंगेश मेरे बगल में बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। शायद वह डर के मारे अपनी आंखें बंद रखना चाहता था। मैंने चिल्लाकर जवाब दिया, शांत रहिए सब, इंजन गर्म हो गया था और टायर में कुछ खराबी आ गई थी। मुझे जल्दी से अगले बस स्टॉप तक पहुंचना है। यह सफेद झूठ था। मैं जानता था कि बस का इंजन पूरी तरह ठीक है, लेकिन मैं उन्हें असली बात नहीं बता सकता था। उन्हें पता चलता कि सड़क पर भूत था तो वे पागल हो जाते। मैंने अपनी घड़ी में देखा, रात के 1:40 हो रहे थे। हमने 10 मिनट में बहुत लंबा सफर तय कर लिया था। मैंने बस की रफ्तार थोड़ी कम की, लेकिन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे नहीं आने दी। लगभग 15 मिनट तक बस उसी रफ्तार से चलती रही। अंधेरा अभी भी उतना ही घना था। अब मैं पसीने से भीग चुका था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जैसे किसी ने बस के अंदर बर्फ की सिल्ली रख दी हो। मंगेश ने धीरे से आंखें खोली और मेरे कंधे पर हाथ रखा। नीतीश भाई, उसकी आवाज कांप रही थी, तुम ठीक हो? मैंने दरवाजा बंद करते हुए एक परछाई देखी थी। वह बस के साथ साथ चल रही थी। मंगेश, चुप रहो, मैंने धीरे से कहा। अगर हमने उस चीज का नाम लिया तो वह हमें सुन लेगी। बस गाड़ी पर ध्यान दो। तभी बस के अंदर की सारी लाइट्स जो डिम थीं, अचानक जोर से झपझपाने, फ्लिकर लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अंदर बैठा स्विच ऑन ऑफ कर रहा हो। यात्री फिर से चिल्लाने लगे, ड्राइवर साहब, बत्ती को क्या हुआ? हमारी आंखें खराब हो रही हैं। बूढ़ी दादी जो आगे की सीट पर बैठी थी अब जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। उनकी आवाज में डर और भक्ति दोनों थी। मैंने मंगेश से कहा, जाओ पीछे जाकर सबको शांत करो, कहो कि वायरिंग पुरानी है इसलिए ऐसा हो रहा है। मंगेश घबराते हुए पीछे गया। जब मंगेश पीछे यात्रियों को शांत कर रहा था, मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ कस ली। मैंने बाहर खिड़की पर देखा। वह सफेद साड़ी वाली औरत अब वहां नहीं थी, पर जहां उसका चेहरा था, खिड़की के शीशे पर एक भयानक गंदा हाथ का निशान था। वह निशान गीला था और उसमें से धीरे धीरे एक काला चिपचिपा पदार्थ नीचे टपक रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने कीचड़ या झड़ से अपना हाथ शीशे पर रगड़ दिया हो। मैं उस निशान को पहचान गया। ये वही निशान था जो मैंने अपने डर के मारे भागते वक्त अपनी खिड़की से देखा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका मतलब था कि वह सिर्फ एक परछाई या दूर का साया नहीं थी, वह बस के साथ थी। मैंने तुरंत विंडशील्ड वाइपर ऑन किया। वाइपर ने एक बार निशान को साफ करने की कोशिश की। वह काला निशान थोड़ा फैला जरूर, लेकिन पूरी तरह से मिटा नहीं। जैसे वह निशान नहीं, बल्कि शीशे के अंदरूनी हिस्से में जमा कोई गंध हो। तभी जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली लगी वह हुई। मेरी बस का स्टीरियो जो बंद था,
अचानक से ऑन हो गया। पहले तेज आवाज में सट 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 स्टैटिक की आवाज आई और फिर उसमें से गाना बजने लगा। वो कोई फिल्मी गाना नहीं था, वो एक बहुत ही पुराना, धीमा और बेसुरा लोकगीत था। गाने वाली आवाज एक औरत की थी, लेकिन वह गा कम रही थी और रो ज्यादा रही थी। गीत के बोल साफ नहीं थे, लेकिन मुझे इतना समझ आया कि वह किसी बदले की बात कर रही थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने आवाज बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ स्टीरियो तक पहुंचा, गीत अचानक बंद हो गया और उसकी जगह एक बहुत ही पतली फुसफुसाहट वाली आवाज आई। नीतीश। यह आवाज इतनी साफ थी, इतनी नजदीक कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में सांस ले रहा हो। तुम हमें नहीं भगा सकते, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा। कौन हो तुम? हट जाओ मेरी बस से। पीछे से मंगेश दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ भाई, आप चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने डर के मारे स्टीरियो की तरफ इशारा किया। मंगेश ने देखा, स्टीरियो अब बंद था, अंधेरा था। मंगेश ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है नीतीश भाई, बस काफी पुरानी है, ये आवाजें तो आती जाती रहती हैं। मंगेश ने मेरी सीट के नीचे से पानी की बोतल निकाली और मुझे दी। अगला स्टॉप नांदेड़ फाटा है, बस वहां रुकते हैं, 1 कप चाय पिएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैंने सिर हिलाया। नांदेड़ फाटा 20 किलोमीटर दूर था। मैं किसी भी कीमत पर वहां 20 किलोमीटर दूर था। मैं किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने बस की रफ्तार फिर से बढ़ाई, घड़ 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 बस के इंजन से एक अजीब सी भारी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंजन के अंदर लोहे के टुकड़े डाल दिए हों। और फिर सबसे भयानक बात हुई, बस की स्पीड मीटर की सुई, हम 80 की रफ्तार पर थे, लेकिन सुई अचानक 120 पर चली गई, फिर 40 पर गिर गई, फिर तेजी से 160 पर गई और फिर वापस 0 पर आ गई। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन मीटर पागल हो गया था। मीटर देखो, मंगेश चिल्लाया। ये क्या हो रहा है? मैंने अब मंगेश को सच बताने का फैसला किया। मंगेश, ये बस अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, यह हमें कहीं और ले जा रही है। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मेरे पैर ब्रेक पैडल पर थे। मैंने उसे पूरा दबाया, लेकिन बस रुकी नहीं। रुकना तो दूर, उसकी रफ्तार और बढ़ गई। नीतीश, ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? मंगेश चीखा। मैंने एक्सीलरेटर से पैर हटाया, बस फिर भी तेज दौड़ती रही। वह सफेद साड़ी वाली औरत चली गई थी, लेकिन अब उस भूत ने बस पर कब्जा कर लिया था। मैं और मंगेश दोनों बेबस होकर उस चलती हुई लाश के अंदर बैठे थे। बस अब 90 की रफ्तार से एक संकरी, टूटी फूटी सड़क पर दौड़ रही थी, जहां मोड़ पर 40 से ज्यादा चलाना मौत को दावत देना था। तभी एक तीखा मोड़ आया। मैंने स्टीयरिंग को जोर से घुमाया, लेकिन बस ने मेरी बात नहीं मानी। वह सीधे जंगल की तरफ जाने लगी। बस के अंदर जोरदार झटका लगा, पेड़ की डालियां खिड़कियों से टकराईं, चर्रर की आवाज आई और पीछे के यात्री चीखने लगे। बस जबरदस्ती नांदेड़ फाटा के बस स्टॉप पर पहुंचकर रुक गई। लेकिन यह स्टॉप बस स्टॉप नहीं, बल्कि एक खंडहर था। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें और सूखी घास थी। यहां कोई रोशनी नहीं थी, सिवाय एक टूटे हुए स्ट्रीट लैंप की, जो कभी कभी झपझपाता था। जैसे ही बस रुकी, इंजन की खड़खड़ाहट बंद हो गई। बस के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। हम कहां आ गए? मंगेश कांपते हुए बोला। मैंने बाहर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल की बेहद तेज तीखी महक थी। और फिर अंधेरे से मुझे बहुत सारी धीमी दबी हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाजें बस मेरे कानों तक पहुंच रही थीं, जैसे कोई हजारों लोग फुसफुसा रहे हों। और वह फुसफुसाहट, वह मेरी बस का नंबर बोल रही थी, 467 4567। मैंने आंखें बंद कर ली। मंगेश ने भी शायद कुछ सुना था, क्योंकि उसका शरीर अकड़ गया था। और तभी बस के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। कौन है? मैंने पूछा। बाहर अंधेरे में सिर्फ एक छोटी परछाई दिखाई दी। यह परछाई एक बच्चे की थी। वह बच्चा दरवाजे पर खड़ा था और उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने और मंगेश ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था। इस सुनसान जंगल में रात के 2 बजे
ये बच्चा कहां से आया? बाहर की परछाई छोटी थी, लेकिन वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, जैसे किसी ने दरवाजे पर चढ़ना शुरू कर दिया हो। कौन हो तुम? मैंने दरवाजे के शीशे से गुर्राकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस एक पतली दबी हुई सिसकने की आवाज आई। फिर एक छोटी कंपाती आवाज सुनाई दी। चाचा, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है, मेरी मां अंदर है। मंगेश ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। नीतीश भाई, ये तो बच्चा है, इसे अंदर आने देते हैं। बाहर। मैंने झटके से मंगेश का हाथ पकड़ लिया। पागल मत बनो, हम अभी 90 की रफ्तार से आ रहे थे। 20 किलोमीटर में कोई गांव नहीं था। ये बच्चा कहां से आया? और इसकी मां, इस बस में कौन सी मां है? मैंने पीछे मुड़कर यात्रियों की तरफ देखा। वे सब जाग गए थे और डर के मारे इकट्ठा होकर बैठे थे। किसी के चेहरे पर मां का कोई भाव नहीं था। तभी वह फुसफुसाहट जो मैंने पहले सुनी थी फिर से शुरू हो गई। इस बार वह बस के अंदर से आ रही थी, जैसे बस की दीवारों में हजारों आत्माएं छिपी हों। 4567। बस रोक दी, उसे जाने नहीं देंगे। ये आवाजें अब रोने और बड़बड़ाने में बदल रही थीं। यात्रियों ने भी कुछ सुना। बुजुर्ग दादाजी जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अचानक चिल्लाए, बंद करो ये सब, हमें जाने दो, बस को क्या हुआ है? नौजवान यात्री जो हेडफोन लगाए था तेजी से उठा। ड्राइवर, क्या बकवास है ये? पहले बस पागल की तरह भागती है और अब तुम इस खंडहर में रुक गए। दरवाजा खोलो, मैं यहां से उतरकर हाईवे तक पैदल जाऊंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैंने सख्ती से कहा। बाहर खतरा है, आप सब चुपचाप बैठे रहिए। बाहर क्या खतरा है? अधेड़ उम्र की महिला चिल्लाई। तुम्हारी यह पुरानी बस, मुझे लगता है तुम हमें लूटने के लिए यहां लाए हो। यात्रियों का डर अब गुस्से में बदल रहा था, लेकिन उस बच्चे ने दरवाजे पर फिर से खुरचना शुरू कर दिया। इस बार ये खुरचने की आवाज नाखूनों की नहीं, बल्कि पत्थर पर लोहे के रगड़ने जैसी थी। मुझे लगा कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वह बच्चा किसी और तरीके से अंदर आ जाएगा। ठीक उसी पल उस बच्चे ने दरवाजे के शीशे पर एक जोरदार मुक्का मारा। धड़ाक! शीशा टूटा तो नहीं, लेकिन उस पर एक लंबी घुमावदार दरार पड़ गई। मंगेश चीखा और डर के मारे सीट के नीचे छिप गया। मैंने देखा, अब वह बच्चा दरवाजे पर नहीं था, वह अब बस के सामने वाले शीशे पर चढ़ रहा था। वह अजीब तरह से रेंग रहा था, जैसे उसकी हड्डियां ना हों। उसका शरीर मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ था और वह बस के बोनट पर चढ़ रहा था। जैसे जैसे वह ऊपर आया, हेडलाइट की रोशनी उसके शरीर पर पड़ी और तब मैंने उसे साफ देखा। वह बच्चा ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 साल का था। उसका चेहरा टेढ़ा था और उसकी एक आंख की जगह गहरा खाली गड्ढा था। उसकी त्वचा एकदम सफेद और गीली थी। सबसे भयानक बात यह थी कि वह हंस रहा था। वह हंसी बिल्कुल बेसुरी थी, जैसे सूखी पत्तियां आपस में रगड़ रही हों। उस बच्चे ने खिड़की पर अपने हाथ रखे और अपनी छाती से जोर लगाकर शीशे पर मुंह रखा। मेरे और उस बच्चे के बीच बस एक कांच का शीशा था। उसकी आंखें मेरे चेहरे को घूर रही थीं और उसके मुंह से वही काली चिपचिपी चीज टपक रही थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी बुजुर्ग दादाजी की आवाज आई, जो अब शांत हो गए थे। वह हमें बुला रहा है बेटा, वह बच्चा और वह बस। मैंने आंखें खोली और दादाजी की तरफ देखा। दादाजी का चेहरा शांत था, जैसे वह जानते हों कि यह क्या है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? दादाजी ने गहरी सांस ली। यह बस शापित है। इसका नंबर 4567। यह नंबर यहां कई साल पहले एक भयानक हादसे में मिट गया था। मेरी रूह कांप उठी। हादसा? हाँ, दादाजी ने फुसफुसाया। मैं इस इलाके को जानता हूं। 15 साल पहले इसी जगह पर एक बस इसी नंबर की पूरी जलकर खाक हो गई थी। बस में एक परिवार था, एक माँ, एक पिता और उनका 6 साल का बच्चा। वे मौत पर ट्रक से टकराए और बस में आग लग गई। कोई जिंदा नहीं बचा। दादाजी ने अपने कांपते हाथ से बस के सामने की तरफ इशारा किया, जहां वह बच्चा अब भी शीशे पर चिपका था। वह बच्चा, बेटा, वह रास्ता नहीं जानता। वह अपनी मां को ढूंढ रहा है और यह बस, यह उनकी पुरानी बस की आत्मा है। यह बस उन्हें आज भी उसी जगह ले आती है जहां वे मरे थे।
ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ एक भूत नहीं था, ये बस ही चलती हुई कब्र थी। तभी बस के अंदर की डिम लाइट्स जो झपपा रही थीं, अचानक तेज लाल रंग की हो गईं। पूरा डिब्बा लाल रोशनी में डूब गया। ऐसा लगा जैसे हम आग में घिरे हों। और उस लाल रोशनी में मैंने एक भयानक चीज देखी। यात्रियों की सीटों पर, दरवाजों पर, दीवारों पर चारों ओर खून के सूखे काले धब्बे थे। वे धब्बे हमेशा से वहां थे, बस अंधेरे में छिपे हुए थे। ये बस सचमुच जली हुई बस थी, जिसकी राख को छुपाकर पेंट कर दिया गया था। और मेरी सीट के ठीक पीछे, जहां मैंने पहले काले हाथ का निशान देखा था, उस जगह पर एक औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। वह राधा नहीं थी, वह उस बच्चे की मां थी। वह बस मुझे घूर रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मंगेश अभी भी सीट के नीचे छिपा था। बाहर बच्चे ने शीशे पर फिर से मुंह रखा और फुसफुसाया, मां, तुम कहां हो? बाहर ठंड है। अचानक लाल रोशनी बंद हो गई। सब कुछ फिर से सामान्य डिम लाइट में वापस आ गया। खून के धब्बे फिर से अंधेरे में छिप गए। बस के सामने से बच्चा गायब हो गया। हमें यहां से भागना होगा, मैंने फुसफुसाया। मैंने डरते डरते बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। इंजन बस छर्रर की आवाज कर रहा था। हम फंस चुके थे और अब बाहर जंगल से आग की तेज गंध आने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में दूर जंगल के अंदर मुझे नारंगी रंग की एक चमक दिखाई दी, जैसे कोई चीज बहुत तेजी से जल रही हो। मुझे लगा जैसे वह आग हमें इस चलती कब्र को पूरी तरह से खाक करने के लिए आ रही है। मेरे अंदर एक तेज चीख दबी रह गई थी। बस में बैठे हर यात्री की सांस रुकी हुई थी। जंगल से आती आग की तेज जलती हुई महक और दूर नारंगी रंग की चमक ने मुझे समझा दिया था कि हम सिर्फ एक बस में नहीं थे, हम एक पुरानी त्रासदी के केंद्र में थे। मैंने मंगेश को घसीट कर बाहर निकाला, जो अभी भी सीट के नीचे छिपा हुआ था। मंगेश, सुनो, ये बस अब हमारी मौत है। हमें यहां से भागना होगा। वह आग हमें खत्म करने आ रही है। मंगेश की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने डरते हुए सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। यात्री भी घबराकर दरवाजे की तरफ भागने लगे। दरवाजा खोलो ड्राइवर, नौजवान यात्री चिल्लाया। मैंने दरवाजा खोलने के लिए चाबी लगाई, लेकिन चाबी लॉक में घूम नहीं रही थी, जैसे किसी ने लॉक को जाम कर दिया हो। दरवाजा जाम हो गया है, मैंने जोर से कहा। तभी बुजुर्ग दादाजी, जिन्होंने हमें शापित बस की कहानी सुनाई थी, खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि अजीब सी शांति थी। दादाजी ने शांत आवाज में कहा, दरवाजा नहीं खुलेगा बेटा। तुम सब उसी वक्त बस से उतर गए होते जब नीतीश ने तुम्हें जाने को कहा था। ये बस किसी को तब तक नहीं जाने देगी जब तक इसे वह नहीं मिल जाता जिसे यह ढूंढ रही है। ये क्या ढूंढ रही है? अधेड़ उम्र की महिला चिल्लाई। दादाजी ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा, जहां से बच्चे की आवाज आई थी। यह उस मां को ढूंढ रही है जिसकी आत्मा इस बस में फंसी हुई है। मां, सफेद साड़ी वाली औरत, और बच्चा, दरवाजे पर खुरचने वाला, अब अलग हो गए हैं। मां बस के अंदर है, लेकिन उसे खुद नहीं पता, और बच्चा उसे बाहर ढूंढ रहा है। दादाजी ने मेरी तरफ देखा। नीतीश, तुमने इस बस को इस जगह तक पहुंचाया है। अब तुम्हें ही यह खेल खत्म करना होगा। मैं क्या करूं? मेरे हाथ कांप रहे थे। दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बस को उसी जगह ले जाओ जहां वह जली थी, उसे उसके बेटे से मिलाओ। लेकिन बस तो स्टार्ट नहीं हो रही। दादाजी ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। जब तक बस का भूत तुमसे बात नहीं करेगा, यह स्टार्ट नहीं होगी। ठीक उसी पल बस की इंजन से एक जोरदार चीखने वाली आवाज आई। यह आवाज किसी इंजन की नहीं थी, बल्कि एक औरत की थी जो चीख रही थी। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर हिम्मत करके पूरी बस से कहा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? इंजन की चीख धीमी हो गई और उसकी जगह एक सिसकने की आवाज आई। मेरा बच्चा। आवाज बस के अंदर चारों ओर गूंज रही थी, हर सीट से, हर खिड़की से। वह बाहर है, उसे ठंड लग रही है, मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम इस बस में फंसी हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बाहर अंधेरे में है।
मैंने दादाजी की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया। तुम्हें अपने बेटे से मिलने के लिए इस बस को वापस वहीं ले जाना होगा जहां यह हादसा हुआ था। मैंने बस के भूत से कहा, अगर तुम हमें छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जैसे ही मैंने यह वादा किया, सिसकने की आवाज रुक गई और फिर मेरे सामने इंजन के बोनट के ऊपर एक हल्की पारदर्शी सफेद परछाई दिखाई दी। ये उसी सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई थी। वो बस मुझे देख रही थी। तभी बस के सारे लॉक एक साथ क्लिक की आवाज के साथ खुल गए और साथ ही बस का इंजन अचानक एक जोरदार दहाड़ के साथ स्टार्ट हो गया। बस का भूत राशि हो गया था। मैंने मंगेश से कहा, किसी भी कीमत पर दरवाजा मत खोलना, हम बस को यहां से निकालेंगे। मैंने तुरंत बस को मोड़ा और जंगल के खंडहर से बाहर निकाला। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और बस को पूरी रफ्तार से उस दिशा में भगा दिया जहां से हम आए थे, जहां वह औरत पहली बार दिखी थी। यात्री घबराए हुए थे, लेकिन अब वे चुप थे। वे समझ गए थे कि अब उनका जीवन मेरे हाथों में नहीं, बल्कि उस भूतिया बस के हाथों में था। मैं 100 की रफ्तार से बस दौड़ा रहा था। बस अब स्मूथ चल रही थी, जैसे उस पर किसी का शाप नहीं, बल्कि किसी की इच्छा शक्ति हो। करीब 5 मिनट की ड्राइव के बाद मैंने देखा, सामने वही मोड़ आया जहां बस का मीटर पागल हो गया था और सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई हनुमान जी की मूर्ति थी। दादाजी ने पिछली सीट से फुसफुसाया, यही वो जगह है जहां बस जली थी। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया और बस को सड़क के किनारे खड़ी कर दिया। इंजन बंद नहीं हुआ, वह धीमी आवाज में चल रहा था। मैंने बाहर देखा। सड़क के उस पार जहां जंगल सबसे ज्यादा घना था, मुझे एकदम अंधेरे में एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। वह बच्चा था, वह वहीं खड़ा था। मैंने बस के अंदर की सफेद परछाई मां का भूत की तरफ देखा। वह बेचैनी से खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। अब क्या? मंगेश ने कांपते हुए पूछा। मैंने कहा, अब हमें उतरना होगा। मैंने दरवाजा खोला और मंगेश के साथ नीचे उतरा। यात्रियों को अंदर रहने के लिए कहा। हम दोनों नीचे उतरे। ठंडी रात की हवा और भयानक सड़ी हुई महक। मैंने हवा में उस परछाई मां को आवाज दी, तुम यहीं हो, तुम्हारा बेटा वहां है। जैसे ही मैंने ये कहा, बस के अंदर की लाल लाइट्स एक आखिरी बार जोर से जली और बस के सारे दरवाजे जोरदार धड़ाक की आवाज के साथ खुल गए। बस के अंदर की सफेद परछाई तेजी से बस से बाहर निकली और जंगल की तरफ भागी। यात्री चीखने लगे। हमने देखा मां का सफेद साया तेजी से बच्चे की परछाई की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वे दोनों परछाइयां एक दूसरे से टकराईं, एक जोरदार चमक हुई। वह चमक इतनी तेज थी कि हमारी आंखें चौंधिया गईं। चमक के बाद दोनों परछाइयां गायब हो गईं। सड़क पर अब सन्नाटा था। सिर्फ हमारी बस का धीमा इंजन चल रहा था और वह भयानक सड़ी हुई महक, वह भी गायब हो गई थी। मैंने मंगेश को देखा। हम दोनों कांप रहे थे। खत्म हो गया, दादाजी की आवाज आई। वह बस से नीचे उतर आए थे। उन्हें शांति मिल गई। दादाजी ने बस की तरफ देखा। अब यह बस सिर्फ एक पुरानी बस है नीतीश, शाप खत्म। मैंने बस के अंदर देखा। यात्रियों के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि राहत थी। मैंने वापस ड्राइवर की सीट पर जाकर बस को स्टार्ट किया। बस तुरंत स्टार्ट हो गई, बिना किसी खड़खड़ाहट के। हमने दादाजी को साथ लिया और बाकी का सफर तय किया। सुबह होते होते हम मुंबई पहुंच गए। मैंने कभी भी उस बस MH 12AB 4567 पर दोबारा ड्राइव नहीं की। कुछ हफ्तों बाद मैंने सुना कि उस बस को स्क्रैप कबाड़ में भेज दिया गया था। मैं आज भी मुंबई में रहता हूं और बस चलाता हूं, लेकिन मैं उस रूट पर कभी नहीं जाता। उस रात मैंने सिर्फ भूत नहीं देखा, बल्कि एक मां के अधूरे प्यार और एक पिता के अधूरे शाप को महसूस किया। और मैं, नीतीश, आज जिंदा हूं उस भयानक रात की कहानी सुनाने के लिए।